हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज की 28 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में टोटल आज हम लोग 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर में है कि कैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर में भी जो सब कैटेगराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो गया अब फिलहाल। बिकॉज बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के अंदर में ग्रुप्स हैं जो कि अभी भी उसके अंदर में वो सारे बेनिफिट्स उनको नहीं इंश्योर हो पाया है। सेकेंड आर्टिकल जो है वो डिजिटल आईडी के ऊपर में है। इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे नेशनल लेवल पे जो डिजिटल आईडीज बनाने की बात की जा रही है उसके ऊपर में पूरा डिबेट है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। थर्ड आर्टिकल जो है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैंडेमिक। तो इस वाले आर्टिकल के अंदर जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, उनका ये आर्टिकल है और कैसे पैंडेमिक को हम लोग बिहेवियरल टेक्नोलॉजी से हम लोग जीत सकते हैं, जैसे कलर कोडिंग करके ये सब सारा कुछ। तो 3 4 5 आर्टिकल पॉइंट्स इसके अंदर से निकलेंगे जो कि आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो अगर कोविड या फिर पैंडेमिक से रिलेटेड कुछ भी सवाल आता है मेंस के अंदर में। तो फिर चौथा जो आर्टिकल है वो आपका बिल्कुल न्यूज़ है, सिर्फ ऐसे ही वो ड्राफ्ट हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर में नोटिफिकेशन जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा और उसके ऊपर एडवाइस देने को जनता को कहा गया है। अब जितने आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कशंस में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड सेक्शन में जा करके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ये सारे पीडीएफ या फिर अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो तो टेलीग्राम के अंदर में द हिंदू 365 अगर आप सर्च बार में टाइप करोगे तो gkmonk.com आपको सजेशन आएगा, वो वहाँ से आप उसको सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर में कि 2004 के अंदर में जो वर्डिक्ट आया था कि सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। अब उसके ऊपर में जो नया 5 बेंच का जो जजेस 5 जजेस का जो बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उन्होंने कहा है कि नहीं, स्टेट के पास ऐसा ये हक होना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन क्या है? तो देखिए, 15% अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो ये 15% का भी अंदर में कुछ डिवीज़न होगा जो कि शेड्यूल कास्ट के ही अंदर के कुछ सब कास्ट जो होंगे उनको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो आज अभी का जजमेंट चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठा था वो क्वेश्चन था उसका लॉ इन्वॉल्विंग सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 ऑफ पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। इसके ऊपर ये बातें थी। ठीक है। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, राजस्थान के अंदर में कुछ एक शेड्यूल कास्ट के अंदर में आने वाली एक सब कास्ट है जिनका नाम है मजहबी सिख। मजहबी सिख को 50% ऑफ शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उनको देने का बात चल रहा है। अब इस वजह से पंजाब के अंदर जो एक लॉ है आपका पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस वाला रिजर्वेशन का जो एक्ट है 2006 वाला, उसके अंदर में चेंजेस लाने की बात हो रही है कि अगर 15% उनको स्टेट के अंदर में अगर रिजर्वेशन मिलता है तो 15 में से हाफ मतलब 7.5% जो है वो वाल्मीकि और मजहबी सिख्स के लिए रिजर्व हो जाए। अब प्रीलिम्स के लिए थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वाल्मीकि और मज़हबी सिख हैं कौन, कहाँ के हैं ये? तो जैसे इनके पीछे एक कहानी है कि जब गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो 9th सिख गुरु थे, उनको जब मुगल ने दिल्ली के अंदर में उनका सर कलम करवा दिया था, बहुत दिन तक यातनाएँ देने के बाद, तो उनका जो सर है, वो आम जनता को दे दिया गया था उसके साथ बर्बरता करने को। तो वहाँ से आम जनता के पास से 3 शेड्यूल कास्ट के फाइटर्स थे, उन्होंने उस सर को वहाँ से मतलब निकाला और फिर उसके बाद वो उसको लेके और गुरु गोविंद सिंह के पास गए और उस वजह से गुरु गोविंद सिंह उन तीनों जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, जो पंजाबी सिख थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उनको खालसा यूनिट में अपना ऐड करने का बातें करा। तो उसके बाद से ही जो शेड्यूल कास्ट लोग भी जो खालसा के अंदर में ऐड होने लग गए, उससे पहले नहीं हुआ करते थे और उसी टाइम पे गुरु गोविंद सिंह ने उनको एक टाइटल दिया मज़हबी। मज़हबी मतलब फेथफुल। तो ये मज़हबी जो सिख हैं वो उस वाले ट्राइब से, उस वाले क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का सब कैटेगराइजेशन वाला जो ये अभी मुद्दा आया है, इसके ऊपर में बहुत सारे स्टेट्स भी जो हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, ये लोग भी अपना स्पेशल कोटा टाइम टू टाइम निकालते रहे हैं। मतलब तरीका निकालते रहे हैं कि कैसे इसमें स्पेशल कोटा का हम लोग इंट्रोड्यूस कर सके वल्नरेबल दलित्स के लिए, लेकिन अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है। इनफैक्ट 2007 के अंदर में बिहार में एक कमीशन बनाया गया था, महादलित कमीशन। वो कमीशन भी ऐसे ही कुछ करना चाहता था कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है दलित के अंदर में, जिसके पास अभी तक
वो सारा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाया है, उनको हम आइडेंटिफ़ाई करें और कैसे न कैसे करके उन तक हम सारे बेनिफिट्स जो है उसको पहुँचाएँ। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके ऊपर में शेड्यूल कास्ट का कहा जा रहा है कि अभी इतना ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन पहले से होता आया है और अभी भी आप देखिए कि कास्ट, ऑक्यूपेशन और पॉवर्टी, ये तीनों आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरवोवन है, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। और उस बारे में अब जब रिजर्वेशन भी इनको मिल रहा है इस वाले तबके को, लेकिन फिर भी इनको जब इन तक नहीं पहुंच पा रहा है रिजर्वेशन का बेनिफिट, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि इन तक जो सबसे बॉटम सेक्शन जो है उन तक कैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो कास्ट के अंदर में भी सब कास्ट और आपस में भी जैसे देखिए कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ का माहौल है, जिसको डिवाइड करने का, जिसको जो है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सबको एक लेवल पे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वजह से जो है कि स्टेट को डिप्राइव नहीं किया जा सकता ये पावर से, बिकॉज वहाँ के जो लीडर्स हैं स्टेट के, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है कि कौन सा जो सोसाइटी है, कौन सा तबका है सोसाइटी का, वो उसको बेनिफिट और ज़्यादा मिलना चाहिए। अभी देखिए 2004 में ऐसा पुराना एक जजमेंट आया था जिसमें ईवी चिन्हा केस उसको कहते थे। उस वाले केस के अंदर में जो कोर्ट के जो बेंच है, 5 जजों की बेंच बैठी थी, तो उनका ऐसा कहना था कि देखिए स्टेट्स को यूनिलैटरली हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि किसी भी शेड्यूल कास्ट के लोग को सब कैटेगराइज कर सके। अगर ऐसा करते हैं तो प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो निकल के आती है, उससे छेड़छाड़ की बात निकल कर के सामने आएगी, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करे, इस वजह से प्रेसिडेंट को वो चीज़ हक दिया गया था। ठीक है, अभी आगे हम प्रेसिडेंट लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप बस खाली इतना समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट लिस्ट से छेड़छाड़ ना करने के लिए उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि स्टेट को सब कैटेगराइज करने का हक हो। लेकिन अब जो केस है, अब ये भी बात सामने आ रही है कि देखिए क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में भी कहीं न कहीं एंडोर्स करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ कोई भी समाज का ऐसा तबका बिल्कुल परपेचुइटी तक वो, मतलब ऐसा नहीं कहा जाता सिर्फ वो इस समाज से अगर ताल्लुक़ रखता है तो वो कंटिन्यूअसली वो बैकवर्ड ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी वेल वर्स्ड हो चुके हों, उनमें जनरेशन जो है उनके पहले उनके बाद अभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयड हों, और वो लोग को उन तक, और कुछ ऐसे भी उसी के अंदर सेक्शन हो जिनके अंदर में अभी तक कोई ढंग से 10th पास भी नहीं है। तो उन जैसे जो अलग 10th पास वाले जो लोग हैं उन तक पहुँचाने का, बेनिफिट्स पहुँचाने का जो काम है वो स्टेट का होना चाहिए। अभी देखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट द लिस्ट क्या होता है? आर्गुमेंट अगेंस्ट द सबकैटेगराइजेशन लिस्ट ये है कि देखिए कभी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो इसके तौर पे नहीं दिया गया था कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं ये लोग, जिस वजह से इनको दिया गया। उनको शुरू से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए तो कास्ट वाला जो मुद्दा आया था ना, कि नहीं तो फिर इनको क्लास बोल के दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी को दिया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। लेकिन इसमें कास्ट यूज़ होता है। क्यों? और इसमें कास्ट की जो है वो रैंकिंग की जाती है ऑल ओवर इंडिया से निकाल-निकाल के। रैंकिंग नहीं, मतलब शेड्यूलिंग की जाती है। क्यों? बिकॉज़ अनटचेबिलिटी इनको बहुत ही दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक इनको झेलना पड़ा था, और सिर्फ़ इसलिए झेलना पड़ा था बिकॉज़ ये एक सर्टेन कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। तो जिस वजह से वो जो एक अनटचेबिलिटी वाला, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो एक माहौल है, जो मुद्दा है, वो देश में हटाने के लिए ये नया सिस्टम को लाया गया था, जिसमें पर्टिकुलरली इनका कास्ट का मेंशन किया गया था, ताकि ये कास्ट के लोगों का जो है वो स्टेटस बढ़े, और जो दूसरे जो जनरल या फिर दूसरे ओबीसी से जो इन्वॉल्व जो भी कास्ट हैं, उनको ये बात एहसास हो कि नहीं, ये कास्ट के लोग भी जो है वो अगर उनसे ऊपर हैं तो उनसे उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कम हो कास्ट का नाम लेकर के। तो जिस वजह से इनको रिज़र्वेशन भी कास्ट के नाम पे ही दिया गया था। और उसके बाद 1976 में भी बहुत सारे ऐसे बहुत दूसरे केसेस भी आए थे इस संदर्भ में। तो स्टेट ऑफ केरला और एनएम थॉमस का केस आया था, जिसके अंदर में ये बताया गया था कि ये शेड्यूल कास्ट जो है वो सिर्फ़ कास्ट ही नहीं है, वो अपने आप में एक क्लास भी है। बिकॉज़ एक पूरे तबके को इस प्रकार से देखा जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जो कि जिस वजह से उनको एक क्लास बताया जाता है। अब उसके बाद ये भी बताया गया कि जैसे वोट बैंक जो है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी इनको ऐसा विभाजित किया जा रहा है, कास्ट के अंदर में भी सब कास्टिंग किया जा रहा है, ताकि एक जो
तबका है उनको आकर्षित किया जाए, उनको जो है लुभाया जाए और उनको अपने खेमे में लाया जाए। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्रेसिडेंट लिस्ट का? मेन ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट लिस्ट का यही था कि वाटर टाइट प्रेसिडेंट लिस्ट बने और उसके अंदर से प्रेसिडेंट लिस्ट के अंदर में कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, ना किया जाए। लेकिन अगर अभी ये जो सब कैटेगराइजेशन वाला आ जाता है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट लिस्ट के अंदर में भी छेड़छाड़ किया जा सकेगा। तो जिस वो की वजह से ये अगेंस्ट द टॉपिक जाता है। ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए 4 पॉइंट वो सारे अगेंस्ट द टॉपिक कि क्यों सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अभी कि सब कैटेगराइजेशन क्यों होना चाहिए इसको रीज़न किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीज़न किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि देखिए प्रेसिडेंट लिस्ट हो, सेंट्रल लिस्ट हो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है सब कैटेगराइजेशन बोल करके। बिकॉज़ छेड़छाड़ कब होता है? जब हम लोग उसके अंदर से कोई कास्ट को निकाल कर के बाहर करते। लेकिन यहाँ पे कोई बाहर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है। जो आपके उसके अंदर कास्ट का से पहले से ही शेड्यूलिंग आपने कर रखा है, उसमें से जो नीचे वाले हैं, उनको हम रीशफ़ल कर रहे हैं, उनको हम ऊपर लेकर के आ रहे हैं और कुछ ऐसे जो कास्ट है, जिसको बहुत ही ज़्यादा अभी बैकवर्ड रखा गया है, जो आपका मेन मकसद था इस रिज़र्वेशन सिस्टम को लाने का, उसी को हम और ज़्यादा अभी मैग्नीफ़ाई कर कर के लेकर आ रहे हैं, ताकि इक्वालिटी जो है, वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिवेल हो सके। अभी प्रेसिडेंशियल लिस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें। प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर में इन्वॉल्व किया जाता है। आर्टिकल 341 जो है वो प्रेसिडेंट को ऐसा ऐसा एक पावर देता है जिसके अंदर में प्रेसिडेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कौन कौन होंगे, कौन कौन से कास्ट जो हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, वो नोटिफाई किया करते हैं। शेड्यूल कास्ट के अंदर ऐसा भी एक प्रावधान है कि एक कास्ट जो किसी एक स्टेट में, मान लीजिए राजस्थान के अंदर में वो शेड्यूल कास्ट है, तो हो सकता है कि एमपी के अंदर में वही सेम कास्ट वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत ना आए, वो दूसरे किसी कास्ट के अंदर या ओबीसी के अंदर हो सकता है लिस्टिंग हो जाए उसके उस कास्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का 2018-19 का जो रिपोर्ट आया था उसके अंदर इंडिया के अंदर टोटल 1263 शेड्यूल कास्ट के ट्राइब थे और सुप्रीम जो शेड्यूल कास्ट है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में एक भी शेड्यूल कास्ट के मतलब लोग नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे कोई भी शेड्यूलिंग कोई भी कम्युनिटी की नहीं की गई है शेड्यूल कास्ट बोल करके। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे एक शेड्यूल कास्ट को एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप की तरह से देखता है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है डिजिटल आईडी के ऊपर में कि कैसे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको चेंज करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन कहा था ऐसे लाल किला के ऊपर से कि अब हम लोग एक डिजिटल सिस्टम लेकर के आएँगे जिसके अंदर जो भी बंदा अगर कोई फार्मासिस्ट के पास जाता है या फिर कोई क्लिनिक में जाता है या फिर किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो उसकी लिस्टिंग की जाएगी कि ये अभी कौन-सा दवाई लेकर के जा रहा है, किस डॉक्टर से मिला है और पहले भी वो किस-किस डॉक्टर से मिला है, वो पूरा एक डाटा जो है उस कार्ड के अंदर होगा। एक कार्ड बनाया जाएगा 14 अंक का, उसके अंदर पिन कोड होगा जैसे आपका आधार कोड है और फिर उसके बाद वो डाटा, वो जो कार्ड है उसको रेगुलर अपडेट किया जाएगा हर फार्मासिस्ट और ये सब के द्वारा। ठीक है, अब इसी के ऊपर में आज का डिबेट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो डिजिटल आईडी है वो पब्लिक के लिए क्या करेगा? तो उसमें अभय शुक्ला जो है उनका ऐसा कहना है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड लाने के एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं आगे चल के। लेकिन कुछ ऐसे संगीन क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आ रहे हैं जब से ये बात निकला है तब से ही। क्या माइंड में आ रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस ये हैं कि वेल फंक्शन हेल्थ सिस्टम जो है, डाटा को इंटीग्रेशन करने की जो बात जो है, वो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके डिजिटल हेल्थ सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्याप्त? प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो डाटा हम लोग यहाँ पे लेकर के जाके अपना देंगे, तो वो उसकी सेफ्टी का क्या प्रावधान किया है भारत सरकार ने? अगर सिटीजन की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट भारत सरकार कर पाती है और एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ पाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है फिलहाल, तो डाटा हेल्थ आईडी का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़िया हो पाएगा, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही रहेगा। और जिस वजह से डाटा हेल्थ कार्ड लाने से आप इस चीज़ को ओवरशैडो नहीं कर सकते कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, जो कि कोविड-19 के टाइम पे और भी ज़्यादा हाइलाइटेड हो चुकी है कि कितनी ज़्यादा ज़र्ज़र सिचुएशन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज़ द एक्सपीरियंस डिजिटल सिस्टम टेल अस अबाउट आईडी प्लान? तो इसके अंदर में ये कहा जाता है कि देखिए हमारे पास पहले से बहुत सारे आईडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड,
वो ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके अंदर में फिर से आधार कार्ड का एक नया लेकर के आना एक सिस्टम, ये एक नया कार्ड को जोड़ने का एक जो सिस्टम आया है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। बिकॉज़ अभी भी जो आधार कार्ड और ये सब सारा हमारे पास है, उससे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, फिर उसका जो रियल टाइम अपडेटेशन प्रॉब्लम है, ये सब बहुत कुछ झेला जा रहा है। अच्छा, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ऑथेंटिकेशन मतलब जैसे अगर आप किसी बैंक के एटीएम में जाते हो, तो एटीएम में अपना एटीएम कार्ड जब डालते हो तो उसके अंदर आपका डिस्प्ले हो जाता है जो कि ये आपके साथ मतलब आपसे ये संदर्भ रखता है, आपसे ये ताल्लुक़ रखता है, ये आपका ही कार्ड है, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगर आप आधार कार्ड दिखाते हो, अगर कोई उसमें मॉर्फ करके आधार कार्ड के अंदर में आपका फ़ोटो की जगह किसी और का फ़ोटो लगा दे और बाकी नंबर-वंबर सब कुछ सेम ही रहे, तो कोई देख कर के नहीं बता पाएगा कि ये आपका है, तो उसको रियल टाइम ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे कि हम मेडिसिन सिस्टम के मतलब मेडिकल हॉल में जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, नया दवाई लेकर के आना है मेरे को। और फिर अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर के सर पे कोई बारकोड तो छपा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे कि अच्छा ये डॉक्टर है और ये बारकोड है। तो ये कोई सिस्टम तो वहाँ पे पहले से अभी अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग कैसे उसके अंदर एंट्री करेगा और कौन एंट्री करेगा उसके अंदर? क्या हम लोग को मैनुअली एंट्री करना है? अगर मैनुअली ही एंट्री करना है तो क्या ऑथेंटिकेशन का क्या एक एक ये क्या एक सिस्टम है कि जैसे उसमें तो कोई भी कुछ भी एंट्री कर सकता है। तो फिर वो कैसे वो जस्ट कैसे हो जाएगा? मतलब वो बिल्कुल जस्टिफाइड कैसे रहेगा आगे दम तक का? तो ये एक जो चैलेंज है ग्रास रूट लेवल पे आपको सॉल्व करने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने मेंशन किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, तो आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों नहीं ये चीज़ को लगा रहे हो अभी फ़िलहाल में? आप बैक एंड में ये सारा कुछ जो रेगुलेट करने की बात है और इसके थ्रू जो दवाई और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होने का बात है, तो उस चीज़ में आप इसको पहले क्यों अप्लाई कर रहे हो? ये नया सवाल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में वो कहते हैं कि जैसे कुछ ऐसे मूलभूत क्या-क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए सिस्टम हमें चाहिए ताकि इस चीज़ को हम लोग सीक्वेंसली अचीव कर सकें। तो इसके अंदर जो 2 स्पीकर हैं, सबसे पहले अभय शुक्ला ने ऐसा कहा कि जैसे देखिए 3 तो सबसे पहले आपको चाहिए। 3 में क्या सबसे पहले सर्टेन ऐसे फाउंडेशन पॉलिसीज़ चाहिए जो कि लार्जर हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट कर सके। इसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ चाहिए जिसके अंदर जितने भी जो इन्फॉर्मेशन आ सके उसको हम प्रॉपर्ली प्राइवेट तरीके से और सिक्योर तरीके से इंटीग्रेट कर सकें इन्फॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम के अंदर में। इसके अलावा एक्चुअल ई हेल्थ केयर एप्लीकेशन चाहिए जो कि ये सारा कुछ जो है उसको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर सके। अगर आप पहले देखेंगे तो सबसे पहले फाउंडेशन में ये चाहिए हमें कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में जो एक प्रॉपर हमें चेंज चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर एक स्टैब्लिशन और स्टेबिलिटी चाहिए। अभी भी फ़िलहाल हमारे पास एमआईएस करके कुछ एक सिस्टम है, लेकिन उस वाले को प्रॉपर्ली जो है फंक्शनिंग जो है उसका उतना प्रॉपर है नहीं और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स है, उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आता है, वो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही एक जैसा ही वो रूटीन बेस से आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चेंज के ऊपर करेंगे तो रिपोर्टिंग की बात है। जैसे रिपोर्टिंग के अंदर प्राइवेट हेल्थ केयर जो सेक्टर्स है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग आता है। अगर मलेरिया कहीं पे किसी प्राइवेट सेक्टर से ऐसे एड्रेस किया गया है, बताया गया है, तो वो उस एरिया में आप समझ लीजिए कि 20 टाइम और ज़्यादा मलेरिया का केसेस होगा और वहाँ से सिर्फ़ 1 आउट ऑफ 20 टाइम्स ही जो है मलेरिया का रिपोर्टिंग हो पाया है। तो ये जो एक जो बग है उसको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज़ अगर जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक ये स्मॉलर और लार्जर हॉस्पिटल के अंदर में और कुछ भी आप लेकर के आइए वो उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लेकर के आ सकते हैं? तो देखिए कल या परसों हमने भी ये डिस्कस किया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए। अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या होता है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है भारत सरकार के द्वारा और जो-जो स्टेट उसको साइन करता है, वो सारे स्टेट के अंदर जितने भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उन सबको एक प्रॉपर गाइडलाइन बाध्य तरीके से, लीगल तरीके से उसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तभी जो है आप लोग किसी भी तरीके का हेड स्टार्ट ले पाएँगे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। सर हम ये प्राइमरी सेक्टर से कैसे उतार सकते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो प्राइमरी सेक्टर के लोग कहते हैं देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग ऐसे कुछ फ़ोकस लेकर के आएँ, कुछ ऐसे काम लेकर के आएँ। बिकॉज़ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे तरीके से सँभाल ही रहे हैं कंपैरेटिवली और प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट प्राइमरी सेक्टर के ऊपर आपके पास मेंस का क्वेश्चन भी आया था पिछले साल। तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ये कहते हैं कि देखिए हमारे
हमारे पास तो सबसे पहले डाटा की कमी है कि हमें यही नहीं पता है कि आप सबसे मूलभूत चीज़ देखिए कि अगर आप सरकार से पूछ लिए कि आपके इस फलाना गाँव के अंदर में कितने हाउसेस हैं, उनको यही नहीं पता है कितने हाउस हैं वहाँ पे। तो आप ये कहाँ से बता सकते हो कि वहाँ के अंदर के लोग क्या खा रहे हैं, उनकी न्यूट्रिशनल सिस्टम क्या है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशनल है कि नहीं है, वो कुछ भी प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट अगर हम किसी जो राइटर हैं वो डॉक्टर हैं खुद, तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई अगर पेशेंट आता है तो उनसे अगर बीएमआई पूछे, तो बहुत लोगों को यही नहीं पता था कि बीएमआई का मतलब क्या होता है। तो मुझे एक प्रॉपर उनका जो है वेट, हाइट नाप करके फिर उसका फॉर्मूला के थ्रू बीएमआई निकालना पड़ता है। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की कमी है और ऊपर से अवेयरनेस की कमी है कि ये डाटा, न्यूट्रिशन, ये सब सारा कुछ का, हाउसिंग का, ये सब का प्रॉपर डाटा हमारे पास होना चाहिए। तभी जो है कि हम आगे चल करके कुछ अलग तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं, अलग तरीके के जो रेडिकल चेंजेस है, रिफॉर्म्स है, वो हम लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हम लोग के पास अभी तक कुछ ऐसा पायलट कुछ कंडक्ट किया गया है या फिर कुछ ऐसा कुछ ड्राइव ऐसा कुछ चला है जिससे हम लोग डिजिटल आईडी को किसी के ऊपर बेस करके हम लोग आगे चला सकते हैं। तो इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि देखिए, आप कोई भी पायलट चला लीजिए, कोई भी आप स्कीम चला लीजिए, वैसा तो कुछ चला नहीं है उतना खास, लेकिन जो भी चला है वो लाइक अमेजोन, बैंकिंग सेक्टर, डिलीवरी सर्विसेज, यही सब के ऊपर में ज़्यादातर चला है। आप जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर तो कुछ चला ही नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ प्राइमरी सेक्टर हेल्थ केयर का छोड़ दीजिए, और भी दूसरे जो क्राइटेरिया हैं, तो ऊपर के जो 200 मिलियन है सिर्फ उन तक ही सारा कुछ पहुंच पाया है। बाकी नीचे के जो 1 मिलियन है, इनफैक्ट बाकी के जो 800 जो मिलियन जो लोग हैं, मतलब 80 लाख जो लोग हैं आपके, उस तक तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ भी, सर्विसेज भी नहीं पहुंची है। जो गांव देहात में जो बिल्कुल इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, वहाँ पे आप अगर कोई छोटा सा भी प्राइवेट अगर कुछ चलाते हो, अगर डिजिटल ड्राइव चलाते हो, तो सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा। उसको आप बैकअप करने के लिए आपके पास पीछे भी बहुत कुछ चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई डिजिटल थर्मोमीटर निकाल करके मैं अगर चाहूँ कि मैं पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दूँ, तो नहीं, उससे तो नहीं होने वाला ना। मुझे और डज़न ऑफ और चीज़ें चाहिए कि वो एक निशे बना सकूँ, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ जिससे कि वो पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन का जो ड्राइव है वो प्रॉपर पॉजिटिव और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जैसे लीगल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है इसके अंदर? तो वो कहते हैं बिल्कुल ज़रूरत है प्यारे। अगर आप देखिए कि नीति आयोग ने अपने प्रोसीडिंग्स में क्या कहा कि ये जो डाटा होगा वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी इनेबल करेंगे, ताकि और बढ़िया तरीके से हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर करके उनके साथ में और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ और पॉजिटिव रिफॉर्म लेकर के आ सके, उस चीज़ के ऊपर मंथन किया जाएगा। तो आप सोचिए, अगर कुछ ये जो डाटा है वो किसी एम्प्लॉयर के पास चला जाए, तो वो अगर उसके अंदर में ऐसा है कि इस पर्टिकुलर एक्स आदमी को डायबिटीज़ है, तो क्या वो एम्प्लॉयर उसको अपने सिस्टम में, अपने कंपनी के अंदर लेगा? बिकॉज़ फिर उसके बाद वो ईएमआई और ये सब का जो खर्चा होता है, वो सब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो मेडिकल खर्चा, वो सब उस कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी भी है और उसके पास कोई आदमी अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाता है, तो वो अगर उसको पता चल जाए पहले से कि इसके पास ये आदमी को कुछ एक प्रॉपर सर्टेन बीमारी है, इससे वो ग्रसित है, ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस कंपनी है उसका, वो बोलेगा कि मुझे उसका डाटा दीजिए, आपकी जो आपका वो हेल्थ केयर का हिस्ट्री क्या है। तो फिर उसके बाद वो आदमी को हो सकता है कि वो प्रीमियम दे ही नहीं है, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करके वो कंपनी उसको इंश्योरेंस दे। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव मतलब एक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा इसके में डर है। बिकॉज़ अगर जैसे कि अभी कोविड-19 का भी कोई पेशेंट है, तो उसका नाम जो है पब्लिकली बताने से मना किया गया है। उसका नाम नहीं बताया जाएगा कि इस गाँव से 3-4 आदमी कोविड-19 के केस निकले हैं, बस इतना ही बताया जाएगा सरकार के द्वारा। ये नहीं बताया जाएगा कि मोहन, श्याम, घनश्याम इनका भी हो गया है कोविड-19, नाम नहीं बताया जाएगा। उसी तरीके से एचआईवी में भी जो नाम है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रावधान है। लेकिन अगर ये हिस्ट्री वाला सीन आ जाता है, तो आप सोचिए कि अगर नाम पता चल जाता है सामने वाले किसी बंदे को या फिर किसी मोहल्ले में, तो क्या उस आदमी के साथ भेदभाव नहीं होने लग जाएगा? तो क्या प्राइवेट सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर ये इस तरीके से सारा कुछ जो डाटा है, अगर वो मतलब उसकी अगर कॉपी बनाई जाएगी, सिमेट्री बनाई जाएगी, तो इसके ऊपर कहते हैं स्पीकर कि देखिए, मुझे ऐसा हंच है कि आईटी इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ही ऐसा पुश है भारत सरकार को, जिसके वजह से वो ये इस चीज़ के लाने के लिए इतने पीछे पड़े हुए हैं। बिकॉज़ उनको ही जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है कि फ़ायदा होने वाला है। आईटी इंडस्ट्री को डाटा मिलेगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो है कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो पहले ही रेखांकित कर लेंगे कि अच्छा, ये आदमी को ज़्यादा बीमारी होता है, तो इसको फिर हम ऐसे हटा लेंगे और ये काफ़ी ऑथेंटिक भी होगा। अभी तो अगर वो मेडिकल रिपोर्ट माँगते हैं तो कुछ ऐसी फर्ज़ी भी बना करके उनको दे दिया जाता है। तो लेकिन जो आम पेशेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रैशनल सौदा माना जा रहा है कि आम पेशेंट ऐसा सोच रहा है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो
जैसे कोई भी डॉक्टर के ऊपर हम चेक लगा सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो फर्जी कुछ भी दवाई लिख करके देते हैं कि ये कौन चेक करेगा बाद में आगे चल करके। लेकिन अगर ये चीज़ सिस्टम आ जाता है तो उस डॉक्टर के ऊपर आगे चल के कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज़ सब कुछ लिखा रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से उसका जाँच भी हो सकता है आगे चल कर के। इनफैक्ट बहुत लोग फर्जी झोला छाप डॉक्टर भी अपने ऑफ़िस में कुछ फर्जी सर्टिफ़िकेट लगा के कि मैं डॉक्टर हूँ कर के और उसके वो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नॉर्मल सर्दी दवाई खाँसी जो होता है उस वो तो नॉर्मल ही होता है, सबको पता होता है वो उस चीज़ के बारे में। तो वो सबको देते हैं और कुछ बंदों का ठीक हो जाता है उससे, और फिर बाकी लोग जो है उसके यहाँ जाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही गलत दवाइयाँ जो हैं उस चीज़ को देने लग गए हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल सामने आ रहे हैं। तो उनका भी जो है कि इसके अंदर से निपटारा हो जाएगा अगर ऐसा कुछ डिजिटल सिमेट्री वाला जो डाटा सिस्टम अगर आ जाता है तो। इसके बाद जो रेट चेक है उसके ऊपर में भी काफ़ी देखा जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो दवाइयाँ पास करेंगी तो उसके अंदर हॉस्पिटल का मोहर होगा और हॉस्पिटल वो इतने रेट पे ये दवाई दे रही है, और वही सेम रेट अगर वही सेम दवाई किसी दूसरे हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो उस हॉस्पिटल का भी जो है कच्चा चिट्ठा सबके सामने आएगा। तो ये सब काफ़ी अच्छा एक उससे प्रावधान हो सकता है हमारा डिजिटलाइजेशन से, लेकिन उन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जीडीपी भी आगे खोलना पड़ेगा। 1.2% जीडीपी से आप कुछ अगर चाहेंगे कि कुछ इतना बड़ा कर लें तो वो चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जो आप पहले से जो कह रहे थे आपकी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इससे भी तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा अभी पैंडेमिक के टाइम पे नहीं हुआ हम जनों को। जो सबसे ज़्यादा अभी फ़ायदा किया वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हॉस्पिटल जो अक्रॉस द कंट्री है, वही सब ज़्यादा अभी फ़ायदा कर पाया है। कम से कम खर्चा में लोगों का इलाज हो पाया है। नेक्स्ट सवाल में ये पूछते हैं कि देखिए पर्सनल आइडेंटिटी को अगर हम मास्क कर करके और हेल्थ एडवाइसेस जो है वो आईडी के बेसिस पे अगर हम फॉलो अप करें तो फिर कैसा होगा? तो उस पे डॉक्टर कहते हैं कि देखिए पर्सनल लेवल पे मेरा ये मानना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो कि बातचीत, छूने और ये सब से नहीं फैलता है, उन सब चीज़ को आप आइडेंटिटी मास्क करके और उसका जो ट्रीटमेंट है या फिर उसका जो भी चीज़ है आगे उसको फ़ॉलो अप कर सकते हो। क्योंकि अब वो आदमी किसी और से जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ है जितना भी इंडिया के अंदर, और ज़्यादातर इंडिया के अंदर में यही सारा कुछ होता है कम्युनिकेबल डिसीज़, बिकॉज़ वी आर हम इस स्ट्रेटा में आते हैं मतलब अर्थ में, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका जैसे कोविड-19 भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो उस सब चीज़ में जब तक आप आइसोलेट नहीं करोगे पेशेंट को और जब तक आप उसके घरवालों को नहीं बताओगे तो वो चीज़ को फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जिस वजह से उनको उनके साथ हम लोग को थोड़ा-सा अलग तरीके से व्यवहार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके अंदर में अगर आप जब डेटा को आपको निकालना ही होगा बाहर, और जब आप निकालोगे तो बहुत कुछ जो है कि सामने आने के तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, नर्स है, वार्ड बॉय है, इनको आपको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट इनको ट्रेनिंग देने की ऐसी ज़रूरत है ताकि जो डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम है उसको हम और भी बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथन कर सकें और इन सब तरीके की जो चैलेंजेस है उन सबको हम काउंटर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम में जो ये आईडी है, डिजिटल आईडी, उसका बहुत बड़ा एक रोल देखा जा रहा है, जो कि अगर हम स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीडीपी से भी अगर शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे आगे चल कर के हम उसको बड़ा स्पेयर दे सकते हैं। उसमें डॉक्टर अभय शुक्ला का कहना है कि देखिए हमारे पास पहले से ही टेक्नोलॉजी उसके लिए अवेलेबल है, हमारे पास पहले से ही मैकेनिज़्म उसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए कोई न्यू एक आईडी ला करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये चीज़ तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन जो है, उसके अंदर में ये सारा कुछ पहले से अवेलेबल है और वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इसका प्रावधान भी किया गया है। इनफैक्ट केरला, राजस्थान ये सब भी इस चीज़ को फ़ॉलो करके रेप्लिकेट कर रहा है और वहाँ पे भी मेडिकल सुविधाएँ जो हैं, वो धीरे-धीरे टाइम के साथ काफ़ी बढ़िया दुरुस्त हो रही हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर आपको काम करना है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर के आना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। उसके लिए आपको करप्शन दूर करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको कोई एक नया आईडी की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पॉलिटिकल विल चाहिए। इनफैक्ट तमिलनाडु सिस्टम जो है उस मॉडल को नीति आयोग ने इंडिया भर में सेकंड जो है वो थर्ड जो है सबसे दुरुस्त बताया है और रैंकिंग के अंदर में, और फिर भी बहुत सारे स्टेट जो है वो अभी तक अपने स्टेट्स में उस चीज़ को, तमिलनाडु मॉडल को फॉलो करके रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं। अब देखिए तमिलनाडु मॉडल क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट मोहल्ला क्लीनिंग भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एडिशनल रीडिंग में आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इस चीज़ को पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। शुड नॉट अ डिजिटल आईडी कन्फर अ राइट टू मेडिकल मेडिसिन फॉर ऑल। तो डिजिटल आईडी के वजह से राइट टू मेडिसिन फॉर ऑल क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? तो डॉक्टर शुक्ला कहते हैं कि देखिए
ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम से जो है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग जो अभी फ़िलहाल इनएडुकेट है हमारे देश के अंदर में, उसको हम लोग काफ़ी बढ़िया बनाएँ। बिकॉज़ अभी भी कोई बंदा अगर बीमार होता है तो वो पब्लिक सिस्टम पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास ही जाना चाहता है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के पास ही जाना चाहता है। तो डिजिटल आईडी अगर आ जाएगा तो उससे कोई एक बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा। सिर्फ़ डिजिटल आईडी आप किसी को दे दोगे तो क्या प्राइवेट पब्लिक सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा? नहीं, आपका पब्लिक सिस्टम को बढ़िया करने की ज़रूरत है। उसको आप कैसे बढ़िया कर सकते हो कि आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है आपके घर मोहल्ले के पास में, तो उन सबको आपको जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके साथ उसको इंटीग्रेट करके उसको और थोड़ा-सा उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू बहुत ही बढ़िया डिफरेंस रिफ़ॉर्म जो है कहीं न कहीं लेके आया गया है और वही जो मॉडल है वो आपको बाकी दूसरे स्टेट्स में भी उतारने की ज़रूरत है ताकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, नर्स है, टेक्नीशियन है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक नर्स, एक डॉक्टर, एक टेक्नीशियन और जो मूलभूत जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, वो सारा कुछ होना बहुत ज़्यादा उसके अंदर अनिवार्य होता है। तो इससे क्या है कि प्रैक्टिकलिटी जो है और प्राइवेट लेवल पे भी थोड़ा बहुत उसके अंदर अगर आप चाह ही रहे हो कि उसके अंदर एनरोलमेंट हो, तो उसका भी आप हेल्प लेकर के और ग्राउंड लेवल का जो मेडिकल सुविधा है उसको आप अलग लेवल पे लेके जा सकते हो और फिर उसके बाद जो तमिलनाडु सिस्टम है उसके थ्रू क्या होगा कि जो मेडिकल जो दवाई देने में जो धांधलीबाजी होती है तो तमिलनाडु में क्या किया गया कि तमिलनाडु में वहाँ पे रेगुलेट कर दिया गया पूरा दवाई का जो है कि एक रेट कर दिया गया और वो एक ही सिंगल पॉइंट से दवाई को लिया जाएगा और वो दवाई जो है अलग अलग जगह पे डिलीवर हो जाएगा। तो क्या है कि रेट सिमिलर रहेगा, जो बंदा किसी भी क्लिनिक का हो, प्राइवेट हो, मेडिकल या फिर पब्लिक हो, वो एक ही जगह से दवाई लेगा तो उससे क्या है कि वो रेट के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता है। तो ये सिस्टम भी आपके पूरे इंडिया भर में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये लोग कोई भी दवाई के ऊपर मनमाने तरीके से जो है कि फीस नहीं ले पाएँगे। अगर ये आप इम्प्लीमेंट करवा पाते हो तो एल्डरली जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है बिकॉज़ वो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा रिटायर होते हैं और वही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उनके पास कहीं न कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक हेल्प हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनफैक्ट अगर आप आईडी को लेकर के आना चाहते हो डिजिटल सिस्टम को तो आपको रियल टाइम ऑथेंटिकेशन का भी प्रावधान करना होगा। अगर वो आप कर पाते हो रियल टाइम ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम तो उससे क्या है कि बहुत अच्छा सीन क्रिएट हो जाएगा। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं तो जो सेकेंडरी पैकेजेस आता है दवाई के बाद जो सेकेंडरी पैकेज जैसे लेबोरेटरी और इस सब के अंदर में जो हम लोग मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो उस सब के लिए बहुत अच्छा एक हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैंडेमिक। ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट और जीएस पेपर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसके अंदर जो राइटर हैं वो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। उनका ऐसा कहना है कि कोविड-19 जो आया है मार्च 2020 से उसके बाद जो ऐसा ये पीक पकड़ा है कि अब ऐसा है कि लास्ट कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है। 75,000 से भी ज़्यादा केसेस आ जाते हैं कभी-कभी और इसके वजह से जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ऐसा देखा जा रहा है कि जो रिस्क है वो आम जनता समझ नहीं रही है कि ये कितना बड़ा रिस्क है। ऐसा एक बिहेवियरल हैबिट होता है किसी भी इंसान का कि वो जब तक किसी भी चीज़ को नंबर्स में देखता है तो वो उसको उतना ज़्यादा रिस्की नहीं लगता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जब तक कि उसके सामने कुछ वैसा चीज़ घटा ना हो, उसके कोई आस-पास में, मोहल्ले में या फिर उसके कोई जान-पहचान वाले अगर कोई उस चीज़ से ग्रसित ना हुए हों, तब तक उसको वो चीज़ समझ में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताते हैं कि गाइडेड बाय इमोशंस जैसे कि अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, तो उस रिस्क को भी मतलब रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई रिस्क भी अगर होता है, तो उसको मिसअंडरस्टैंड कैसे करता है इमोशंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे ज़्यादा डेथ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो रोड एक्सीडेंट से होती है और जो लोग जो डरते हैं, वो डरते हैं फ्लाइंग से। एयरप्लेन पे जाने से बहुत लोग डरते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, जबकि जो प्लेन है, उसमें बहुत कम लोगों की जानें जाती हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो रोड से होता है, लेकिन वो प्लेन में जब जाते हैं तो फिर सब कुछ मतलब वो आइसोलेटेड होते हैं हवा के अंदर में और उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो हम तो बिल्कुल ब्लास्ट होंगे, हमारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। लेकिन रोड पे अगर हम गिरते हैं तो बाई चांस एक्सीडेंट होता है, हाथ-पैर टूटेगा, बच तो जाएँगे ही। तो ये जो थिंकिंग होती है वही चीज़ सेम आपका कोविड-19 में भी ऐसा देखा जा रहा है और कोविड-19 में भी ऐसे ही जो लोग हैं वो अनक्राउडेड, क्राउडेड एरिया में घूम रहे हैं और उनसे रियलिटी से वो अनभिज्ञ हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि देखिए अगर वो क्राउडेड एरिया में नहीं जाते हैं, वो घर में रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में भी अगर रहते हो तो ड्रॉपलेट्स जो है वो उसकी वजह से, स्नीज़िंग की वजह से हो सकता है इंडोर में ही आपके रह जाए और उसके वजह से आपको लॉन्गर टाइम तक उसके अंदर आप इफ़ेक्टेड ज़ोन में ही रहो और उसकी वजह से आपको कोविड-19 पकड़ ले। तो फिर बिहेवियरल रेमेडीज़ क्या हो सकता है? देखिए जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन, रेड और येलो देखा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टॉप, रेडी और गो। तो उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर में भी कलर कोडिंग कर सकते हैं, जिससे कि सामने आदमी को पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ है तो ठीक है, ये नहीं है, रेड दिख रहा है तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा जिम में जाता है तो वो एक रेड वाला काम है, रेड ज़ोन वाला काम है। अगर वो फिर सेम ही आदमी अगर टेनिस खेलता है तो वो ग्रीन हो सकता है, बिकॉज़ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है टेनिस खेलने में और वो ओपन में खेला जाता है या फिर एक बड़ा एरिया में खेला जाता है, जिस वजह से उसमें जो स्नीज़िंग और ये सब का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो हैबिट्स हैं कि आपको सेफ रखना है, नहीं रखना है, वो कोई इर्रेशनल तरीके से ना सोच के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोचे कि हम भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो हमें कोविड-19 नहीं होगा, या फिर हम घर के अंदर रहते हैं तो हमें कोविड-19 नहीं होगा, हम बहुत हेल्दी हैं, हम तो अभी काफ़ी यंग हैं तो हमें नहीं होगा। तो ये सब चीज़ को हटा करके आपको ग्रीन, रेड, ऑरेंज वाला जो सिग्निफिकेंस है वो यूज़ करने का है। जैसे कि अगर कोई बंदा आउटसाइड जाता है तो वो रेड काम है, फिर अगर वो किसी स्टोर में जाता है तो वो ऑरेंज काम है, अगर वो किसी दोस्त से बात करने जाता है अनक्राउडेड पार्क के अंदर में और काफ़ी डिस्टेंस रख कर के बात करता है एक दूसरे से, तो वो ग्रीन चीज़ है। सो लास्ट आर्टिकल आज का ये है कि ड्राफ्ट हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी जो है उसको अनलॉक कर दिया गया है और सितंबर 3 तक के लिए जो नॉर्मल पब्लिक है वो कमेंट कर सकती है उन ड्राफ्ट के ऊपर में। ये जो ड्राफ्ट है वो पारित करते समय नेशनल हेल्थ एसोसिएशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंदु भूषण, उनका ऐसा कहना था कि देखिए एनडीएचएम का जो गाइडलाइंस है वो सिक्योरिटी प्राइवेसी को डिज़ाइन करने के लिए है, और जैसा कि हमने सेकंड आर्टिकल में डिस्कस किया था, डाटा प्राइवेसी, कंसेंट मैनेजमेंट, डाटा शेयरिंग, प्रोटेक्शन, ये सब सारा के ऊपर देख रेख करेगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो डिजिटलाइजेशन वाला जो कार्ड बनना है उसके ही एवज में इस चीज़ को लागू करवाने के लिए इसको रखा गया है, और 3 सितंबर तक आम जनता उसके अंदर अपना सुझाव दे सकती है। इसके अंदर में हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को भी कैसे क्या करने का है, उसको कैसे क्या ट्रेनिंग देने की है, उन सब के बारे में भी इसके अंदर जानकारी रहेगी। एडिशनल रीडिंग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो है क्या। वो एक एपेक्स बॉडी है जिसका मुख्य काम जो ये है कि आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका देख रेख, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। एक्चुअली ये 2018 में फाउंड किया गया था, उसके बाद 2019 में ये खुद का इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया, जिसको गवर्न करती है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनका हमने नाम ऊपर अभी डिस्कस किया। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, मतलब इसके जो मेन गवर्निंग बोर्ड जो होती है जिसको ये रिपोर्टिंग करती है, उसके अंदर में करीब करीब 11 मेंबर होते हैं। फंक्शंस क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, एनएचए, और फिर उसके बाद ये डाटा को भी ऑर्गेनाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट खबर उसका ये आया था अक्टूबर 2019 में, ये कि वो ग्लोबल जो एक एमएनसी है गूगल, उसके साथ ये लोग कोलैबोरेशन किए हैं, और डिजिटल ट्रेनिंग, स्टाफ पार्टनरिंग, ये सब सारा कुछ अभी उनका चल रहा है अंदर में। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।